देखिए जी, सिटीजनशिप, नागरिकता, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी देश में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक जो उस देश के नागरिक हों, एक जो विदेशी किसी अन्य देश के नागरिक हों। अन्य देश के नागरिकों के लिए एक शब्द यूज संविधान करता है, एलियन। जब कभी भी हम एलियन लिखाएंगे तो आप ये मत समझ लीजिएगा जिस एलियन की खोज नासा कर रही है। एलियन का मतलब होता है फॉरेन, शाब्दिक अर्थ पे जाएं, फॉरेन, विदेशी। जो आपका नहीं है वो फॉरेन हो गया, वो एलियन हो गया। जैसे शरीर की बात करें तो शरीर में बाहर से कोई चीजें जाती हैं, कोई कीड़ा जाता है या कोई जर्म्स जाते हैं, उसको भी एलियन कह सकते हैं। शरीर के लिए वो एलियन हुआ, है ना। इस पृथ्वी को छोड़ करके अगर पूरे पृथ्वी की बात करें तो वो लोग जो पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वी को छोड़ करके किसी भी अन्य जगह पर रहते हों, उनके लिए एलियन हम यूज करते हैं। वैसे ही अगर एक देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, नागरिक के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो वे लोग जो देश की सीमा से बाहर के हों, देश की सीमा को छोड़ करके जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे अगर कोई देश है या कोई भौगोलिक इकाई है उसके अगर नागरिक हैं तो उनके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं? एलियन। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं विदेशी नागरिक। तो किसी भी देश में दो प्रकार के लोग रह सकते हैं, ठीक है। एक तो जो नागरिक हों और एक जो विदेशी नागरिक हों, एलियन हों। नागरिक जो भी हैं देश के तो वो पूर्ण सदस्य हैं देश के, कंप्लीट मेंबरशिप उनके पास है, पूर्ण सदस्यता है। पूर्ण सदस्यता का कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी कोई अधिकार है वो सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको दी जाती है? नागरिक को दी जाती है। अगर एक घर को ही एक छोटा सा उदाहरण लें तो घर के जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ विशेष बात होती है, हर घर के लिए। और वही घर में कोई रिश्तेदार आता है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ अलग व्यवस्था होती है। वो प्रिविलेज तो नहीं मिलता है, वो विशेषाधिकार तो नहीं मिलता है जो घर के सदस्यों को मिलता है। घर के सदस्य घर के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई रिलेटिव ही है, कितना भी क्लोज क्यों ना हो, उसको तो पूरा फ्री नहीं रहेगा कि कहीं भी आओ जाओ। उसकी एक सीमा बना दी जाती है कि भाई आपको इसी क्षेत्र में रहना है ना। उसी प्रकार से और कोई बाहर का आदमी आ गया, कोई दोस्त आ गया, उसके लिए भी कुछ विशेषाधिकार उस प्रकार से नहीं होंगे जो घर के सदस्यों के लिए होंगे, है ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो नागरिक हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं, जो विशेषाधिकार है, वो एलियंस के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहला अंतर यह हुआ कि नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं, जो विशेषाधिकार, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सब हमारे एलियंस को उपलब्ध नहीं है। अब जहां तक एलियंस की बात कर रहे हैं तो एलियंस भी दो प्रकार के, एलियंस भी दो प्रकार के। कौन कौन है भाई? एलियंस दो प्रकार के कौन कौन है? गुड। अब भारत है तो भारत की जो विदेश संबंध है वो हर देशों के साथ एक जैसे नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जहां से हमारे फ्रेंडली रिलेशन है ना, वी आर फ्रेंडली विथ, जहां से हमको कोई बहुत खतरा जो है महसूस नहीं होता है। वहां के नागरिकों को हम थोड़ा बहुत अधिकार एक्स्ट्रा तो दे ही सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान, है ना जी तो उसके साथ हमारे क्या संबंध है बताने की कोई आवश्यकता नहीं, हमेशा हमारे पीठ में ही खंजर घोंपने का काम करता है। तो अब हम लोग भी तैयार हो चुके हैं, पीठ में मारो जहां मारो जवाब कड़क देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे एनिमी कंट्रीज हैं, जिनसे हमारी शत्रुता है, अगर उनको भी हम वही उनके भी नागरिकों को जो है फ्रेंडली एलियंस की तरह सुविधा देने लगे तो वो हमारे लिए घातक हो सकता है। तो जो फ्रेंडली एलियंस हैं उनके लिए तो कुछ ठीक ठाक सुविधा है, लेकिन जो एनिमी कंट्रीज हैं उनके जो नागरिक हैं अगर वो किसी कारणवश हमारे देश में आते हैं तो उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। ठीक है, तो देखा आपने कि एलियंस दो प्रकार के हैं। एक हुआ मित्र देश के नागरिक और एक हुआ नागरिक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि
क्या सिटीजन्स को क्या अंतर है सिटीजन्स में और एलियंस में। फिर हम लोग देखेंगे कि जो मित्र देश के एलियंस हैं और जो एनिमी कंट्रीज़ के हैं, शत्रु देश के हैं, उनमें क्या अंतर है, पहले इसको देखेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग देखेंगे कि नागरिकता, तो नागरिकता जो है संविधान के किस भाग में है, ठीक है, भाग 2 में है, अनुच्छेद देखिए 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं है नागरिकता के डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं है, जस्ट एक बेसिक गाइडलाइंस है कि भाई नागरिकता किसको दी जा सकती है, किसको नहीं दी जा सकती है। एक मोटा मोटी जो है रूपरेखा बनाई गई है, लेकिन डिटेल्ड प्रोविजंस के लिए हमारे संसद को अधिकार दिया गया है, आवश्यकता अनुसार एवं समय अनुसार जो है वह विधान उसके लिए ला सकती है। और नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो लाया गया है 1955 में। बाद में जब आवश्यकता पड़ी हमने उसमें संशोधन किया है, ठीक है। अभी 66वीं बीपीएससी में सवाल पूछा है कि सीए और एनआरसी के लिए जो कानून लाया गया था, ठीक है, तो वो कानून जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम किस तिथि को, किस डेट को पारित हुआ है। साल तो पूछा ही है, डेट भी पूछ दिया है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण डेट्स होते हैं, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटना, उसका डेट भी बीपीएससी पूछता है। कल एक ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहते हैं, 66वीं का जो एग्जाम हुआ है वो आपको पथ भ्रमित करने वाला है। 66वीं बीपीएससी, उसमें रेलवे स्तर का सवाल जो है वो ज़्यादा थे, अधिकतर रेलवे वाले बच्चे उसको निकाल भी लिए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि कुछ बच्चे समझते हैं कि नहीं, जो 66वीं में पूछा है वैसा ही स्टैंडर्ड आगे भी पूछेगा, तो ऐसी बात नहीं है। 66वीं का स्टैंडर्ड बीपीएससी का वही है जो 56वीं से 59वीं तक था। पीटी की परीक्षा जब शुरुआत हुई तब से लेकर 56वीं से 59वीं तक इतिहास रहा है कि रेलवे एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ज़्यादा निकालते थे, अब बीपीएससी की तैयारी करने वाले कम निकालते थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछता था, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम पूछता था, ठीक है ना। लेकिन बीपीएससी ने इसको चेंज किया, 62वीं से चेंज किया थोड़ा बहुत, 63वीं में अच्छा खासा चेंज किया, 64वीं में भी उसको बरकरार रखा, 65वीं में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ, 66वीं में पूरा स्तर गिरा दिया। लेकिन कल जो ऑडिटर की एग्जाम हुई है बहुत डीप सवाल पूछे हैं, अच्छे खासे सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए निगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव लीजिए कि आप लोग जो इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो इससे आप लोग को फायदा मिलेगा। वो आप ही लोग बना पाएंगे रेलवे के रटने वाले। इसमें भी कई रेलवे वाले बच्चे हो सकते हैं जो उसकी तैयारी करते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है कि जो रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे की तैयारी का अलग पैटर्न होता है, बीपीएससी का अलग पैटर्न होता है। अगर बीपीएससी की तैयारी करनी है तो इसके हिसाब से करें, ठीक है। तो मेरा आग्रह है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो गहराई से चीज़ों को पढ़ें, फैक्चुअल चीज़ें तो नहीं छूटनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल भी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। एक बड़ा सवाल पूछा है कल के एग्ज़ाम में, एक ईएसआई मेंस का कल एग्ज़ाम हुआ है, एक दरोगा लेवल का एग्ज़ाम। अब देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दिया है, चर्चा कर रहे हैं। बोल रहा है कि राज्य विधान मंडल जो होता है तो गवर्नर उसका अभिन्न अंग है ना जी। आप बताइए, क्या गवर्नर राज्य विधान मंडल का अंग होता है? नहीं, आप नहीं, सबसे लास्ट वाले। यस, आपका शुभ नाम क्या है? रोशन। रोशन बताएं आप प्लीज। माय क्वेश्चन इज दैट, क्या राज्यपाल जो है राज्य विधान मंडल का अंग होता है? होता है, मतलब राज्य विधान मंडल में गवर्नर भी हुआ। अब सवाल यह है, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार शब्द तो समझते होंगे, कुछ अलग से अधिकार। अब मान लीजिए पारस सर के यहाँ जो है, ठीक है, कुछ बच्चों को विशेषाधिकार भी मिल सकता है, कुछ बच्चों को समान अधिकार। एक गांव में ही देख लीजिए, कुछ लोग जो बहुत प्रभावशाली नहीं है उनको समान की तरह बिहेव करते हैं, कुछ लोग बड़ा प्रभावशाली होते हैं तो समाज में भी उनका विशेषाधिकार होता है ना जी। हर समाज में ऐसी बातें होती हैं। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पे विशेषाधिकार का मतलब हो रहा है कि ऐसे अधिकार जो आम नागरिकों को नहीं है लेकिन विधान परिषद के सदस्य या विधानसभा के सदस्यों को अवेलेबल है। अगर संसद के विशेषाधिकार की बात करें तो ऐसी कुछ फैसिलिटी जो सांसदों को अवेलेबल है, आम लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो विशेषाधिकार क्या है वो अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं, वो जब उसका चैप्टर आएगा उसमें करेंगे। सवाल क्या पूछा है वो देखिए कि संसद के राज्य विधान मंडल के
राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किसको उपलब्ध हैं? पहला में दे रहा है राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, ठीक है। दूसरा में दे रहा है राज्यपाल को नहीं। तीसरा में दे रहा है 1+2। चौथा में दे रहा है नॉन ऑफ दीज। बताइए, है? वो दिया हुआ है, गलत ऑप्शन है, दिया हुआ है। आप लोग केवल 1 और 2 में बताइए और 4 में बताइए क्या होगा। देखिए, ठीक है, राज्यपाल विधान मंडल का अंग होता है, लेकिन जो विशेषाधिकार हैं वो राज्यपाल को लागू नहीं होते हैं। ये वाला होगा, राज्यपाल को नहीं, ठीक है। जो विशेषाधिकार होते हैं सदन के वो राज्यपाल पर लागू नहीं होते, क्योंकि राज्यपाल की अलग से विशेषाधिकार की व्यवस्था की गई है। इसीलिए जो राज्य विधान मंडल के विशेषाधिकार हैं दे आर नॉट अप्लाइड टू गवर्नर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, गहराई से सवाल, ऐसे सवाल जो कभी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, या पूछे भी गए हैं तो बहुत कम पूछे गए हैं, तो आप लोग को तैयार रहना होगा। हाई कोर्ट से सवाल पूछा है, जनरली परीक्षाओं में सवाल जो पूछता है तो वह पूछता है कि जो अनुच्छेद से पूछता है, तो जनरली पूछता है वो सब अनुच्छेद ना जो पॉपुलर अनुच्छेद है, जो हर कोई याद करता है, ठीक है ना जी, वैसे अनुच्छेद पूछता है। एक दरोगा लेवल के एग्जाम में क्या सवाल पूछ रहा है कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत केसेस को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है? ऐसा अनुच्छेद पूछा है जो जनरली बच्चे नहीं याद रखते हैं। तो अनुच्छेद 228 है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद सब है उसी को याद रखेंगे, उसको तो याद रखना ही रखना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ अनुच्छेद हैं जिसको हमें याद रखना होगा। एक और सवाल पूछा है, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हिंदी हमको नहीं याद है, अंग्रेजी वाला बताते हैं, उसका हिंदी हम समझा देंगे, ठीक है। देखिए, पहला है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील के माध्यम से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, निचली अदालत के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसी का हिंदी हमको नहीं पता है, देख के बताएंगे। इसका मतलब होगा कि डायरेक्ट आप उस चीज के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आपको अपील के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है नियंत्रण का क्षेत्राधिकार। तो निचली अदालतों पे हाई कोर्ट नियंत्रण करता है कि नहीं करता है, तो वो भी उसके पास है। चौथा क्या पूछा है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ये आंसर है, सब बच्चे मार के क्या आए हैं, इसको नियंत्रण वाले को, ये होगा, क्योंकि वही बताने जा रहे हैं। गुड। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है आप देखेंगे कि वह राष्ट्रपति को सलाह मांगने पर दे सकता है, ठीक है, लेकिन वैसा कोई क्षेत्राधिकार हमारे उच्च न्यायालय के पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के सवाल आप तभी बना पाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनली डीप आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मेरा भी उद्देश्य वही है, इस क्वेश्चनों को हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको भी ये क्वेश्चन है ना, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आपको देखना है कि ये वाला हाई कोर्ट के पास है कि नहीं। अपीलीय क्षेत्राधिकार तो है, इसका मतलब यह हुआ कि अपील के माध्यम से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई निचली अदालत का फैसला है उससे कोई पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकता है उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में। तो ये तो है ना हाई कोर्ट के पास। ये समझ में आया, पीछे आया जी सबको समझ में? ओरिजिनल कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आपको अपील के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं है।
बाकी सब केसेस में पहले आपको निचली अदालत में जाना होता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जब निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तभी जा सकते हैं हाई कोर्ट में अपील के माध्यम से, वो अपीलीय क्षेत्राधिकार हुआ। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें डायरेक्ट यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट स्वतः जा सकते हैं बिना अपील के ही, ठीक है। ये हुआ ओरिजिनल क्षेत्राधिकार। हिंदी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी देख के बताएंगे। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट बिना अपील के भी आप जा सकते हैं। तीसरा हुआ आपको ये अदालतों पर नियंत्रण का अधिकार। तो जो निचली अदालत है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो जिला स्तर पे जो न्यायालय सब होते हैं, उस पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का होता है, तो ये भी इसका काम है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये इसके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है वह हमारे उच्चतम न्यायालय को है अनुच्छेद 143 के तहत, बट दैट इज नॉट अवेलेबल टू हाई कोर्ट्स। क्लियर है? तो चलिए, ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का उद्देश्य यही था, हालांकि अपने टॉपिक से नहीं है, बट आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसा पूछने वाला है, ठीक है। किसका विशेषाधिकार बता, देखिए सवाल ये पूछा है कि संसद के जो राज्य विधानमंडल के जो विशेषाधिकार हैं वह किसको उपलब्ध हैं। राज्य विधानमंडल के जो विशेषाधिकार हैं वह किसको उपलब्ध हैं। पूछने का उद्देश्य यह है कि क्या केवल विधानसभा को उपलब्ध है, या विधान परिषद को भी उपलब्ध है, या विधानसभा विधान परिषद के साथ साथ गवर्नर को भी उपलब्ध है। क्या क्या विशेषाधिकार हैं वो चैप्टर में आके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जानिए कि किसको किसको उपलब्ध है। तो हालांकि राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है गवर्नर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, जो विशेषाधिकार का चैप्टर है आप उसमें देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल के जो विशेषाधिकार हैं वह केवल विधानसभा और विधान परिषद तक ही सीमित है, वह राज्यपाल पर लागू नहीं होते हैं। यही सवाल पूछा था पहला वाला कि क्या वह राज्यपाल के साथ विधान परिषद और विधानसभा के साथ साथ राज्यपाल को भी लागू होते हैं, या राज्यपाल को लागू नहीं होते हैं। तो राज्यपाल को लागू नहीं होते हैं, ये वाला होगा। किसमें? सीएम अगर विधान परिषद का चूंकि सदस्य होता है ना, तो सदस्य के नाते उसको मिलता है, सीएम होने के नाते नहीं मिलता है, ठीक है। किसके लिए? जैसे नहीं, दोनों के अलग अलग विशेषाधिकार हैं। मान लीजिए क्रिमिनल केसेस में ही जो इम्यूनिटी है राज्यपाल को, तो उस प्रकार की उपलब्ध इम्यूनिटी जो है विधानसभा जो विधायक होते हैं उनको नहीं है। उनको भी थोड़ा बहुत इम्यूनिटी है, लेकिन उस प्रकार की नहीं है जो राज्यपाल को है ना। तो अंतर है, वेरिंग जो दोनों को जो मतलब विशेषाधिकार है, दोनों में अंतर है, ठीक है। केंद्र सरकार परिप्रेक्ष्य में तो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार उसी प्रकार से राष्ट्रपति को लागू नहीं होते हैं, केवल जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उसको और उसके सदस्यों को, उस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लियर? सबको समझ में आया? तो चलिए, चैप्टर का हेडिंग दे दिए हैं नागरिकता। पहला पॉइंट लिखिए, किसी भी देश में हाँ, तो उसके बाद एक पेज जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। एक पेज नहीं, कितना पेज जगह छोड़े आप लोग जी? एक पेज में, हाँ ठीक है, एक पेज के आसपास छोड़ दीजिए। उसमें हम लिखा हुआ दे देंगे ऑफिस में कल, ठीक है। तो वो आप लोग उसको वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। उसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, रटने वाली चीज़ है, उसको लिख लीजिएगा। एक पेज जगह छोड़ के नया हेडिंग दीजिए, नागरिकता, सिटीजनशिप। पहला पॉइंट लिखिए, किसी भी देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहला, जो उस देश के नागरिक हों। दूसरा, जो विदेशों के नागरिक हों।
ये हो गया जी। आवाज सही जा रही है? तो पहला जो देश के नागरिक हों, दूसरा जो विदेशों के नागरिक हों। जहां आपने विदेशों के नागरिक हों लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए एलियन। एलियन, ठीक है। कल हो सकता है कि जो आप लोग के क्वेश्चंस जितने भी हमारे पास हैं, कल उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको डिस्कस आप लोग यहाँ कितने बजे आ जाते हैं? 1:30 बजे आते हैं, 1 बजे आ जाते हैं। क्लास टाइमिंग क्या है, कितने बजे से? 1:30 से है ना, तो 1:30 के बाद ही ना शुरू होगा। तो 1:30 से 3 कोशिश करेंगे कि कल 2:30 बजे क्लास समाप्त करके 2:30 से 3:30 3:15 सर जितना देर तक नहीं आते हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उतना देर तक उसको कल डिस्कस करके कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। भारत के नागरिकों को भारत राज्य का पूर्ण सदस्य माना जाता है। पूर्ण सदस्य, भारत के नागरिकों को भारत राज्य का पूर्ण सदस्य माना जाता है, ठीक है। पूर्ण सदस्य माना जाता है, अर्थात उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होते हैं। अर्थात उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होते हैं, ठीक है। सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होते हैं। वो एक बच्ची थी जो इंग्लिश मीडियम जिनका था, इज शी नॉट कमिंग? आजकल वो नहीं आती हैं। अच्छा अच्छा, आपको कोई दिक्कत एक और है? आप ही ना है इंग्लिश माध्यम से? दोनों नहीं आ रहे हैं? दोनों एक साथ पढ़ती हैं क्या? कौन सा एग्ज़ाम है भाई? अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। आपको कोई दिक्कत होती है? चलिए, 3 लोग हैं जो अंग्रेज़ी माध्यम में हैं, तो मेरा थोड़ा सा रहता है कि भाई उनको कष्ट ना हो, है ना। क्या लिखे लास्ट पॉइंट? अगला पॉइंट लिखिए। वहीं दूसरी ओर विदेशी नागरिकों को ये सभी अधिकार उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ होते हैं, सभी नहीं होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। विदेशी नागरिकों को, ब्रैकेट में एलियन, विदेशी नागरिकों को विदेशी नागरिकों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। डैश देके लिखिए। शत्रु देश के विदेशी नागरिक, ऐसे शत्रु देश के एलियन, शत्रु देश के एलियन विदेशी नागरिकों को 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है। डैश देके लिखें, शत्रु देश के एलियन, कौमा, शत्रु देश के एलियन, कौमा, मित्र देशों के एलियन।
ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, मित्र देशों के एलियंस की तुलना में, मित्र देशों के एलियंस की तुलना में मित्र देशों के एलियंस की तुलना में, ठीक है, शत्रु देशों के एलियंस को मित्र देशों के एलियंस को कम अधिकार प्राप्त है। नहीं समझ में आया? मित्र देशों के एलियंस की तुलना में शत्रु देश के एलियंस को कम अधिकार प्राप्त है। शत्रु देश के एलियंस को कम अधिकार प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है जी? तो मित्र देशों के जो एलियंस हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो फ्रेंडली एलियंस को अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल टू द एलियंस हु बिलोंग टू एनिमी कंट्रीज। शत्रु देश के जो भी एलियंस हैं, जो भी विदेशी नागरिक हैं, उनको सारे अधिकार नहीं मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अनुच्छेद 22 के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त है, तो वह अधिकार विदेशी एलियंस को, जो मित्र देश के हैं, उनको तो प्राप्त है, लेकिन जो शत्रु देश के एलियंस हैं उनको अनुच्छेद 22 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है। लिखिए उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत दिया जाने वाला संरक्षण शत्रु देशों के एलियंस को उपलब्ध नहीं है। शत्रु देश के एलियंस को उपलब्ध, शत्रु देश के एलियंस को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आप नहीं आ रहे थे क्या इधर बीच में? किस चीज में बिजी थे भाई? अच्छा, घर। समझ में आ गया? कुल मिला के कहना यह है कि जो शत्रु देश के एलियंस हैं उनको सारे राइट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि वो राइट्स भी नहीं मिलते हैं जो हमारे फ्रेंडली एलियंस को अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 22 के तहत क्या संरक्षण है? मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे हम लोग, गिरफ्तारी के परिप्रेक्ष्य में कुछ संरक्षण है। अगला पॉइंट लिखिए, वे अधिकार जो भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, बासठवीं में यहाँ से सवाल पूछा है, 62वीं बीपीएससी में, भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं परंतु विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण को निम्नलिखित विस्तारित किया गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण का निम्नलिखित वर्णन किया गया है, का निम्नलिखित वर्णन किया गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण का निम्नलिखित वर्णन किया गया है। ठीक है,
अब देख लीजिए जी कौन से अधिकार हैं जो हमारे नागरिकों को ही केवल उपलब्ध हैं बट नॉट अवेलेबल टू एलियंस। पहला लिखिए, अनुच्छेद 15 के तहत भारत के नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव नहीं किया जा सकता है, परंतु यह अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। परंतु यह अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। परंतु यह अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। हो गया जी सबका। परंतु यह अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है। दूसरा लिखिए, सार्वजनिक नियोजनों में नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देश के नागरिकों को ठीक है समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत उपलब्ध है। अनुच्छेद 16 के तहत। मेरी आवाज़ साफ नहीं जा रही है क्या जी? साफ आ रही है ना? लिखने में कठिनाई तो नहीं हो रही है? अनुच्छेद 16 के तहत सेंटेंस क्या बोले थे? उपलब्ध है। परंतु पूर्ण विराम बोले थे क्या, जो आप पूर्ण विराम दे दिए? परंतु पूर्ण विराम का भी एक अर्थ होता है और हर जगह नहीं दिया जा सकता है। और स्पेशली मेंस में एक आध दो जगह गलती है तो एग्जामिनर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अगर लिखने में वर्तनी का मतलब दो चीज़ की बात कर रहे हैं, एक ग्रामेटिकल भी और दूसरा हर्षई दुर्गे का जो गलती होता है। थोड़ा बहुत गलती एग्जामिनर से खुद भी होती है क्योंकि वो हिंदी का विशेषज्ञ नहीं होता है, तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा उसको भी गलती होती है। कुछ चीज़ों में उसको खुद भी नहीं पता होता है कि क्या इसमें सही होगा। लेकिन ज़्यादा अगर गलती कीजिएगा तो वो भी पकड़ लेगा और नंबर भी काटेगा। ठीक है, चलिए। परंतु ये अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। अगला लिखिए, अनुच्छेद 19, 29 एवं 30। अनुच्छेद 19, 29, 30 19, 29 एंड 30। 19, 29 एवं 30
के तहत मिलने वाले अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, केवल नागरिकों को उपलब्ध है। नींद आ रही है क्या? क्या आपका नाम है? रूपेश। अच्छा, नींद आएगी तो बताइएगा, उसका उपाय बताएंगे भगाने का। बताने के लिए पहले नींद लाइए तब ना बताएंगे। कहा जाता है कि जिसको जरूरत है दवा उसी को दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब बिना जरूरत के दवा दे दीजिएगा तो रिएक्शन कर जाएगा। तो नींद लाइए ना, हम तो खुद यहाँ पकड़ लेंगे ना किसको आ रहा है नहीं आ रहा है। डॉक्टर तो हम ना है जी। अब मेरे पास उपाय है दिन में नींद आने वाले का दवा। रात में जिसको आती है उसका ना हमको जानकारी है ना दवा देना चाहते हैं। रात में तो इंसान सोता ही है। रात में अगर नहीं सोइएगा तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। दिन रात में तो सोना, नींद आना तो अच्छी बात है। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमको रात में नींद नहीं आती है, 12-1 बज जाता है नींद नहीं आती है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कुछ लोगों को दवा भी खानी पड़ती है। तो रात में नींद आती तो अच्छी बात है, उसके लिए चिंतित ना हो। टाइम को ऐसा मैनेज कीजिए कि पढ़ने का समय मिल जाए, ठीक है। दिन में ज़्यादा नींद आना ये एक चिंता का विषय है। बहुत लोगों को एकदम 10 से लेकर के 2 बजे तक खूब नींद आता है। बीपीएससी परीक्षा भी उसी टाइम में लेता है, ठीक है। और होता क्या है, कई लोग बता रहे हैं मेन सीट के एग्ज़ाम देने वाले जो हैं, एग्ज़ाम में जाके नींद से स्ट्रगल करते हैं। तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप दिन में सोने की हैबिट छोड़िए। बहुत सारे बच्चे जो मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप दिन में जो है सोने की हैबिट छोड़िए और जो अभ्यास करना है वो उसी टाइम में कीजिए जिस टाइम में बीपीएससी परीक्षा लेता है, ठीक है। तो यही बात है। रात को